ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। प्रोफेसर रमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बजट आया है उसको आप ओवरऑल कैसे देखते हैं और स्पेशली एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ओवरऑल तो मैं इस बजट को जो हमारे प्रधानमंत्री जी की अमृत काल के लिए विजन है उसे अचीव करने के लिए बनाया गया बजट के रूप में देखता हूँ। जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर का सवाल है, इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में मजबूती के साथ आगे कैसे ले जाया जाए उस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य क्या है, वो ये है कि एक तो मार्केट एग्री फूड की बदल रही है, कंज्यूमर की जो डिमांड है उसमें बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। हाई वैल्यू क्रॉप, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारे देश में और एक्सपोर्ट लेवल पे। दूसरा, हमारी जो टेक्नोलॉजी जनरेट होती है, जो हर सेक्टर की एक मजबूती होती है, उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर इस बजट में 1 दर्जन के लगभग घोषणाएं एग्रीकल्चर के लिए की गई हैं और वो एक एक्शन ओरिएंटेड घोषणाएं हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर बनाएंगे। अब एग्रीकल्चर के लिए हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों आवश्यकता पड़ी? 2 कारण से। एक तो जो हमारा एक्सटेंशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम लैब टू लैंड टेक्नोलॉजी लेकर जाते थे, वो कुछ प्रदेशों में तो कोलैप्स कर गया है और बाकी बहुत जगह वो बहुत कमजोर हो गया है। और दूसरा, उससे टेक्नोलॉजी ले जाने में बहुत समय लगता है और बड़ा वो एक कॉस्टली माध्यम है। और अभी एक डिजिटल एप्स जो आई हैं, डिजिटल मीन्स हमारे जो आए हैं कि यदि किसान को कुछ भी पूछना हो, उसकी कोई भी समस्या हो, या हमने प्रोएक्टिवली किसान को कोई मैसेज देना हो, आपको डिजिटल मीन्स के थ्रू मोबाइल का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम उसको जो है एड्रेस कर सकते हैं। तो पर्सन टू पर्सन एक्सटेंशन था, उसमें एक बदलाव लाने के लिए और असरदार तरीके से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाई जाएगी। वित्त मंत्री जी ने एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड एग्रीकल्चर के लिए बनाएंगे, जो कि स्टार्टअप के लिए होगा। ये वजह है इसकी कि अब एग्रीकल्चर में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है वो केवल वैरायटी या जो एग्रोनॉमी है उस तक सीमित नहीं है। जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर में आ रही है, लेकिन वो एग्रीकल्चर सेक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है। तो उनको आगे ले जाने के लिए एक विशेष किस्म की एक्सपर्टीज और विशेष किस्म का एक नेटवर्क चाहिए। और इसी तरह से जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं वो फार्मर को मार्केट से लिंक करने के लिए, फार्मर को कंज्यूमर से लिंक करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं केवल 2 और अभी मेंशन करना चाहूंगा इसमें। कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने कोऑपरेटिव की नई मिनिस्ट्री हमने बनाई और उसका बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर को फ्यूचर में डेवलप करने के लिए। तो इन सब को देखते हुए कोऑपरेटिव का दायरा बहुत बढ़ाया जा रहा है। अब हम मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलग अलग क्षेत्र में ला रहा है देश। एक्सपोर्ट्स के लिए कोऑपरेटिव्स आ रही हैं, प्रोक्योरमेंट के लिए फार्मर का प्रोड्यूस कोऑपरेटिव आ रही हैं। इवन ये भी सोच रहे हैं कि क्या पीडीएस वगैरह जो है वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कोऑपरेटिव को यूज कर सकते हैं। तो ये एक और एरिया है। और लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि ग्रीन ग्रोथ जिसका जिक्र किया गया, कि जो हमारा वेस्ट है, जैसे हम धान की पराली को जलाते हैं, बहुत सा बायो मास है हमारा, हम उसका कोई यूज नहीं करते, तो उससे हम एनर्जी कैसे बना सके और उससे हम जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर है वो हम कैसे बना सके। तो इसका काफी विस्तार से बजट में जिक्र किया गया है कि गोवर्धन
प्लांट लगाए जाएंगे 500 के लगभग, जिसमें जो बायोमास है, जो वेस्ट होता है, उसको वेस्ट होने से उससे ऐसी गैसेस भी निकलती हैं जो एनवायरमेंट को खराब करती हैं। तो ये वेस्ट टू वेल्थ एक बहुत ही बिन सिचुएशन वाला इनिशिएटिव है। इसके ऊपर भी बजट ने बहुत एम्फेसिस दिया और इसको नेचुरल फार्मिंग से लिंक करने के लिए एक रोड मैप टाइप फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम अगले कुछ समय में 1 करोड़ किसानों तक नेचुरल फार्मिंग को ले जाएंगे ताकि जो एग्रोकेमिकल के एडवर्स इफेक्ट हैं हम उनको एड्रेस कर सकें। कृषि से जुड़े जो आपने इतने सारे हमें बातें बताई जो बजट में है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम की बात की गई है बजट में, क्या लगता है आपको ये कितना अहम साबित होगा किसानों के लिए? हम देखते हैं कि रूरल एरिया में जो किसान प्रोड्यूस पैदा करता है वो 2 तरह का है, एक पेरिशेबल है, एक नॉन पेरिशेबल है। तो दोनों के केस में जब भी फार्मर को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ जाता है, आके टमाटर की कीमत वाजिब जो है वो किसान को मिलनी चाहिए, मान लीजिए 15 रुपए किलो, लेकिन किसी दिन उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता, तो क्या कोई उसको स्टोरेज फैसिलिटी अपने फार्म के आसपास अवेलेबल है जहां वो प्रोड्यूस को रखकर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, कुछ देर के बाद उसको जो है बेच सके। इसी तरह जो हमारे दूसरे प्रोड्यूस हैं उनकी विद इन ए ईयर कम से कम 20-22% कीमत जो है बढ़ जाती है प्रोडक्शन सीजन में और लीन सीजन में। लेकिन यदि किसी किसान को लीन सीजन में वो उसे बेचना चाहता है और 15-20% ज्यादा प्राइस उसकी वो भी लेना चाहता है, तो उसको पहला होता है कि उसके पास फाइनेंस नहीं है, दूसरा ही है वो रखना भी चाहे, अपने पास जगह नहीं है या अपने पास साइंटिफिक स्टोरेज नहीं है, तो वो डिस्ट्रेस सेल उसकी करता है। तो एक तो ये जो स्टोरेज का है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में स्टोरेज बनाकर किसान को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जाए और जब लगता है कि ये बेस्ट समय है किसी प्रोड्यूस को बेचने का, तो वो उस प्रोड्यूस को जो बेचेगा। इसी तरह कोऑपरेटिव का दायरा, कुछ देर पहले मैंने कोऑपरेटिव के बारे में लिखा था कि एक भ्रम हमने पैदा कर दिया कि जहां मार्केट डेवलप हो गई या कैपिटलिस्ट सेक्टर हो गया वहां कोऑपरेटिव की आवश्यकता नहीं है। कोऑपरेटिव जापान जैसे देश में, नीदरलैंड जैसे देश में, वेस्ट यूरोप के देशों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं। वो किसान के बिहाफ पे एक कलेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं, बीच में से जो इंटरमीडिएरीज हैं उनको हटा सकते हैं और हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। महाराष्ट्र से आप देखो, महाग्रेप, महाबनाना, तो ऐसे उन्होंने बना के फार्मर को एक अच्छा जो है मूल्य, अच्छी प्राइस रियलाइजेशन कराते हैं। और जो मिलेट्स पर ध्यान दिया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करने की बात की जा रही है। ये कितना इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन और ये मोटे अनाज से क्या फायदा होगा पूरे कृषि क्षेत्र को, उस पर जो बूस्ट दिया जा रहा है? कई कारण हैं। एक तो ये कारण है कि हमारी जो डाइटरी डाइवर्सिटी है सीरियल की, उसमें एक बहुत कमी आई है। 1970 के लगभग हमारा 1/4 डाइट जो है सीरियल की वो मिलेट की होती, लेकिन अभी जो मिलेट का कंट्रीब्यूशन है वो 6% से भी नीचे चला गया है। तो एक डाइटरी डाइवर्सिटी कम होने से जो मिलेट की एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होती थी उसका एक एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे हो रहा है। तो ये तो कंज्यूमर के एंगल से है। दूसरा ये है कि प्रोड्यूसर्स के एंगल से, और हमने IIMR को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्यों बनाया, दुनिया ये महसूस कर रही है कि डाइटरी डाइवर्सिटी लाने के लिए मिलेट का एक बहुत बड़ा रोल है और 40% से ज्यादा मिलेट दुनिया के केवल इंडिया में पैदा होते हैं और कोई भी कंट्री इतना समर्थ नहीं है, ना ही इतना मिलेट पैदा करता है कि वो मिलेट में रिसर्च करके मिलेट की जो प्रोसेसिंग है उसकी समस्या को एड्रेस करे, मिलेट की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करे, मिलेट की प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाए। तो ये हमने काफी सोच समझ के ये एक प्रपोजल बनाई थी कि यदि मिलेट को आगे ले जाना है तो मिलेट की R&D इंडिया के अलावा और कोई नहीं करेगा, तो इसमें इंडिया को लीड लेनी चाहिए। तो इसीलिए जो हमारी इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में, वहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना के मिलेट को दूसरे देशों को भी देना, क्योंकि भारत की ओर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अक्सर कहते हैं कि हम तो एक विश्व गुरु वाला हमारा एक दर्जा होना चाहिए, तो हम बाकी विश्व को भी, खास तौर पे अफ्रीका को जिसको जरूरत है, जहाँ मिलेट्स होते हैं, हमारे बाद में अफ्रीका में ही ज्यादा मिलेट्स होते हैं, उनको भी इस तरह की टेक्नोलॉजी देंगे और अपने फार्मर को, क्योंकि मिलेट क्रॉप्स में रिलियंस बहुत होती है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। प्रोफेसर रमेश चंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया रेडियो में शामिल होने के लिए। थैंक यू जी।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।